नमस्कार। स्वागत है आपका वर्ण में। हम अध्याय एक गणित का इतिहास पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप अपने पिछले पुराने क्लासेस में आपने पढ़ा कि गणित के इतिहास में कैसे पहले विश्व के लोगों ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग अपना योगदान दिया। साथ ही में हमने ये भी जाना कि गणित के इतिहास में भारत का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है शुरू से ही, चाहे वो अंक गणित हो, चाहे वो शून्य का आविष्कार हो, चाहे वो अंक पद्धति हो या स्थानीय मान। साथ ही साथ हमने कल स्थानीय मान के विषय में जाना और कूटांक परिचय तक पढ़ा। अब हम आगे जानेंगे बीज गणित के विषय में। बीज गणित बीज गणित जिसे सबसे ज्यादा गणित वालों को डर लगता है। अंक गणित तो फिर भी हल हो जाते हैं, बीज गणित में बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, बीज गणित तथा अंक गणित में संरचना एवं सिद्धांत के विचार से अनेक समानताएं हैं। बीज गणित व अंक गणित में अनेक समानताएं हैं। अनेक समानताएं हैं। इन दोनों में केवल मुख्य अंतर इतना है, इन दोनों में मुख्य अंतर केवल इतना है कि बीज अंक गणित में हमें एक अंक ज्ञात होता है। अंक गणित में हमें अंक ज्ञात होता है। अंक गणित में अंक या राशि ज्ञात होती है या उसकी बात कही जाती है। मतलब 3 गुना 4 यानी 12। ठीक है। और बीज गणित में अव्यक्त राशि, मतलब जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते कि भैया वो 12 लिखा हुआ, वो 12 नहीं लिखा होता। हम यहां पर एक्स वाई जेड अभी हम जो पढ़ते हैं एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस बी, ये वाली जो गणित है इसे हम बीज गणित कहते हैं। तो अव्यक्त राशि या अव्यक्त अंक की बात कही जाती है, यहां पर हम उसी से मान निकालते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स और वाई से। ठीक है, आपको ध्यान होगा। अव्यक्त राशि का अर्थ, अव्यक्त राशि से तात्पर्य उस राशि से है जिसका मान प्रारंभ में ज्ञात न हो, उसे हम बीज राशि कहते हैं। उसे हम बीज राशि कहते हैं। तो बीज गणित का उपयोग प्राचीन काल से ही माफ कीजिएगा आज के राइटिंग के लिए। बीज गणित का उपयोग बीज गणित का उपयोग
सुलभ सूत्रों के काल से ही प्रारंभ प्रतीत होता है, के काल से ही प्रारंभ प्रतीत होता है। विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ वेदी थी, यज्ञ वेदी आप जानते होंगे, हम जितने भी हिंदू परिवार हैं या जितने भी हिंदू बच्चे हैं, उनके घर में आप देखे होंगे कि जो यज्ञ वगैरह हम करते हैं, जो हवन वगैरह हम डालते हैं, वहां वो यज्ञ जो होती थी, वो यज्ञ की जो वेदियां बनती थी, उनके निर्माण में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई जिसके लिए रेखीय और अपरिमित समीकरणों का समाधान ढूंढना पड़ा, वहीं पर ढूंढना पड़ा। उस वजह से वहां पर जो बीज गणित जो है वहां से प्रारंभ होना चालू हो गई। ठीक है। और साथ में आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट का अंक गणित में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जैसे आपने पढ़ चुका है। तो आर्यभट्ट के अंक गणित के साथ साथ बीज गणित में भी उल्लेखनीय योगदान हमको देखने को मिलता है। जो बीज गणित जो है, बीज गणित ब्रह्मगुप्त के काल से ही गणित की एक अलग शाखा के रूप में, की एक अलग शाखा के रूप में, शाखा के रूप में विकसित होती आई है। देखिए वहां से ही यहां पर गणित को एक, देखिए अब गणित को वो लोगों ने दो भागों में पहले ही बांट दिया था, शाखा में विकसित होती आई है। दो भागों में कैसे? पहले भाग में अंक गणित और दूसरे भाग में वो लोग बीज गणित को पढ़ते थे। आज हम तीन भागों में पढ़ते हैं। पहला होता है अंक गणित, दूसरा होता है बीज गणित और तीसरा होता है रेखा गणित, जिसके ऊपर हम आगे पढ़ेंगे, जिसे हम ज्यामिति भी कहते हैं। ठीक है, विकसित की गई। गणितज्ञ पृथुदक स्वामी जो कि 800 ईस्वी में ने इसका नाम बीज गणित रखा, ने इसका नाम बीज गणित रखा। तुम 800 ईस्वी पहले से ही हम इसका नाम बीज गणित रख चुके थे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे प्राचीन काल से ही हम बीज गणित का इस्तेमाल करते आए हैं, जिसे आज हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर समझते हैं। वो पहले से ही हम बीज गणित का इस्तेमाल अलग अलग रूपों में करते हुए आते आ रहे हैं। अब हम जानेंगे इसके विषय में आगे हम, और इस गणित के विषय में अब हमारे पास जो आता है तीसरा नंबर, रेखा गणित, जिसे हम ज्यामिति कहते हैं। रेखा गणित ज्यामिति। तो भारतीय गणित के इतिहास में दृष्टि डालने पर हमें यह ज्ञात हुआ कि देश में वैदिक काल से रेखा गणित की नींव पड़ी हुई है। वैदिक काल से जो रेखा गणित है उसकी नींव पड़ी हुई है। वैदिक काल में गणित की जानकारी कल्प नामक वेदांग में सुलभ सूत्रों के रूप में मिलती है। इसे हम लिखेंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट बात है मैं उसको लिख रहा हूं, बाकी को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है। वैदिक काल में गणित की
जानकारी कल्प नामक वेदांग में सुलभ सूत्रों के रूप में मिलती है। के रूप में मिलती है। वेदी के मापन, जो वेदी हम बनाते हैं, जो भी हमने आपको बताया यज्ञ वगैरह में जो यूज होता है वेदी, वेदी के मापन में प्रयुक्त रस्सी को सल्व कहा जाता था। जो सल्व था वैदिक काल में, उसे हम सल्व कहते थे। तो सूत्र का अर्थ यह होता था कि जानकारी को संक्षिप्तम रूप में प्रस्तुत करना, मतलब संक्षिप्त छोटे छोटे रूप में प्रयोग करना होता था, इसलिए हम उसे जो सल्व सूत्र कहते थे, और सल्व सूत्र के माध्यम से जो रेखा गणित का हम वहां पर इस्तेमाल किया करते थे। सल्व सूत्र के उनके रचयिताओं बौधायन, आप स्तंभ, कात्यायन, मानव, मैत्रायण आदि के नाम से जानते हैं। नाम से जाने जाते हैं। सुलभ सूत्रों में, जो सुलभ सूत्र हुआ करते थे, में विभिन्न ज्यामिति, आकारों की वेदियां बनाने का वर्णन है। बनाने का वर्णन है। कौन कौन सी वेदियां? जो पहला है गरुड़ वेदी, दूसरा है कुम्र वेदी, और तीसरा है श्री यंत्र। देखिए श्री यंत्र आप अभी भी देखते होंगे, बहुत सारे जो हिंदू यहां पर होंगे उनके घर में आप यहां देखेंगे कि एक वैभव लक्ष्मी वगैरह की पूजा होती है, माता वैभव लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो माता वैभव लक्ष्मी की जो पूजा में आप देखेंगे वहां पर श्री यंत्र बना हुआ है। वो श्री यंत्र अभी का बना हुआ नहीं है, वो हमारे जो लोग हैं उनको प्राचीन काल से ही उनकी पूजा करते आ रहे हैं श्री यंत्र। तो वो श्री यंत्र आप वहां पर देख सकते हैं। उसमें आपको रेखा गणित प्रॉपर दिखेगी। रेखा गणित में, एक रेखा गणित में कैसे वो लोगों ने काट काट के एकदम मापन के हिसाब से बनाकर रखा हुआ है, उसमें कितना डिग्री अंश और कितनी सब चीजें लिखी हुई है। देखिए सुलभ सूत्र ज्यामिति के कुछ उदाहरण हैं। सुलभ सूत्र ज्यामिति के कुछ उदाहरण। त्रिभुजों, वर्गों, आयतों, अभी हम ये सब पढ़ते हैं, है ना। ऐसे कुछ आकार थे
जिनका जो क्षेत्रफल है वो दिए गए आकारों के क्षेत्रफल के जोड़ या अंतर के बराबर हो। जो सुलभ सूत्र ज्यामिति के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। त्रिभुजों, वर्गों, आयतों एवं अन्य जटिल ज्यामिति आकारों की रचना। ऐसी ज्यामिति आकारों की रचना जिनका क्षेत्रफल दिए गए आकारों के क्षेत्रफल के जोड़ या अंतर के बराबर हो। तो वो लोग ये जो त्रिभुज, माफ कीजिएगा, त्रिभुजों, वर्गों और आयतों के जो आकारों का जो क्षेत्रफल वो लोग निकाल लिया करते थे। क्षेत्रफल अभी हमारे पास निकालने के लिए सूत्र हुआ करता था, तो वो लोग भी उसको निकाल निकाल कर उसका एक सूत्र बना चुके थे कि इतने बड़े खेत का इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये जगह कितनी होगी। तो वो उस समय से जो सुलभ सूत्र का निर्माण हो चुका था त्रिभुजों, वर्गों, आयतों का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ज्यामिति के क्षेत्र में आर्यभट्ट 476 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, ब्रह्मगुप्त जी 600 ईस्वी, भास्कर प्रथम 629 ईस्वी, महावीर 850 ईस्वी का उल्लेखनीय योगदान रहा है। उल्लेखनीय योगदान रहा है। अब हम आगे की ओर जानते हैं कि बौधायन प्रमेय क्या है। बौधायन प्रमेय, तो देखिए बौधायन प्रमेय आपको बताने से पहले आपको बोलना चाहूंगा कि यहां पर जो श्लोक वगैरह दिए हुए हैं वो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैं आपको इसके बताऊंगा कि दीर्घ चतुरस्ते अक्षणाय रज्जु पार्श्वमानी तिर्यक मानी च यत प्रभुते कुरुतः तत् उभयम करोति इति क्षेत्र ज्ञानम। 48.1 बौधायन सुलभ सूत्र। अब इसका आशय हम समझते हैं। यह एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल, एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण को दो समकोण त्रिभुज में विभाजित करता है तथा समकोण में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर मैं जो आपको कहा हूं आप इसे सुने होंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इसे रिकॉल करिए। मतलब रिकॉल का मतलब आप इसे याद करिए कि आपने ऐसा कहां पढ़ा हुआ है। कहीं आपने पढ़ा होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपने कहां पढ़ा है। हम इसे पहले लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। 48.1 बौधायन सुलभ सूत्र आशय एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल
आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। हम जानते हैं कि, देखिए उन्होंने यहां तक बताया था, हम जानते हैं कि आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण आयत को दो समकोण त्रिभुजों में विभाजित करता है तथा समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आपने यहां कहां पढ़ा होगा? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच यह संबंध पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब यह पाइथागोरस प्रमेय नहीं है, यह है बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय डॉक्टर ब्रिजमोहन की पुस्तक गणित के इतिहास पृष्ठ 243 में उल्लेख है। यह बात अब अधिकांश इतिहासज्ञ मानने लगे हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय सुलभ सूत्रों के लेखकों को पाइथागोरस के जन्म के सैकड़ों वर्ष पहले ज्ञात हो चुका था। तो जो डॉक्टर ब्रजमोहन जी के अनुसार, उनके पुस्तक के अनुसार यह बात अब अधिकांश गणितज्ञ या इतिहासज्ञ, जो इतिहासकार होते हैं, इतिहासज्ञ मानने लगे हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय सुलभ सूत्रों के लेखकों को पाइथागोरस के जन्म से सैकड़ों वर्ष, यानी 100 से ज्यादा वर्षों पहले
ज्ञात हो चुका था। यूनानी जो दार्शनिक थे, पाइथागोरस का जीवन काल 572 ईसा पूर्व से 501 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जबकि भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने इस प्रमेय को पाइथागोरस से सैकड़ों वर्ष पूर्व सोदाहरण सर्वाधिक व्यापक रूप में व्यक्त किया हुआ है। अतः यह प्रमेय वास्तव में बोधायन प्रमेय है। इसे सुलभ प्रमेय भी कहते हैं। तो आप इतिहास के माध्यम से जानते जा रहे हैं कि कितनी सारी गणित की जो चीजें हैं वो हमने दिया है, भारत ने दिया है गणित के इतिहास में, गणित के विकास में। तो हम आगे और जानेंगे पाई का भारतीय इतिहास। हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको हमारी दी गई बातें अच्छी लगी होगी, गणित पढ़ने में मजा आ रहा हो। तो हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।